तो हिंदूज के केस में अगर विल चैलेंज नहीं होती और विल को मान लिया जाता है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट से आप बाहर हो गए। विल में आपने जो जो लिखा है उस बात को माना जाएगा और उसके अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और बाकी केस में सेम इंडियन सक्सेशन एक्ट और मुस्लिम लॉ लगेगा। हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई करता है हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन, मुस्लिम, पारसी, ज्यूज पे अप्लाई नहीं करता है सर। अगर सर मेरी विल नहीं है, प्रेजेंटेशन सर आप देख पा रहे हैं जी? तो ये तरीका जो प्रेजेंटेशन में दिखाया है, इस सिस्टम से वितरण होता है उत्तराधिकारियों को। सबसे पहले अगर ये हिंदू मेल का केस है, अगर कोई हिंदू मेल का देहांत होता है, उसकी मृत्यु उपरांत अगर वो विल लिख के नहीं गया है तो सबसे पहले संपत्ति जो जाएगी क्लास 1 हेयर्स को जाएगी। क्लास 1 हेयर्स अगर नहीं है तो क्लास 2 हेयर्स को जाएगी, देन एग्नेट्स और कॉग्नेट्स को। ये लोग क्या क्या होते हैं हम आगे देखते हैं सर। क्लास 1 हेयर सर हमारे इमीडिएट रिलेटिव्स, हमारे मतलब सन, डॉटर, मदर, विडो, चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज चाइल्ड, विडो डॉटर इन लॉ, चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज सन ऑफ प्री डिसीज सन, और मदर, विडो एंड चिल्ड्रन विल गेट 1 शेयर ईच। अब आप सर एक बात समझिए कि अगर विल नहीं थी तो आपके बच्चे, आप उन बच्चों में से किसी की अगर विडो है और उनकी माताजी, सबका बराबर का हिस्सा है। जितने भी आपके उत्तराधिकारी है सबका बराबर का हिस्सा है, आपकी कोई चॉइस नहीं है विदाउट विल। सिमिलरली अगर क्लास 1 हेयर नहीं है तो फिर क्लास 2 हेयर्स पे आता है, फादर, सन, डॉटर, ग्रैंड चिल्ड्रन, इस प्रकार से आगे बढ़ता चला जाता है। एग्नेट्स में जो आपके मेल साइड से कवर्ड लोग हैं वो कवर होते हैं, और कॉग्नेट्स में जो मेल साइड के, अगर आपके फादर साइड पे कोई नहीं है तो आपके जो मदर साइड के लोग हैं वो आपके उत्तराधिकारी बन जाते हैं। ये सर उनके एग्जाम्पल हैं। हेयर्स इंटेस्टेड मेल के केस में क्या क्या है हमारे पास, मदर, फादर, वाइफ, सन, डॉटर इन लॉ, ये मैंने बताया ही सर। अगर वो नहीं होते तो उसके आगे और बराबर हिस्से में बांटा जाता है। अगर सर ये केस था मेल का, अब मान लीजिए किसी स्त्री की मृत्यु हो जाती है और उस पर प्रॉपर्टी है जिसका वो विल लिख के नहीं गई है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना है। उनका सीक्वेंस सर ये रहेगा, सन, डॉटर, हस्बैंड सबसे पहले। अगर ये तीनों लोग नहीं है तो हेयर्स ऑफ हस्बैंड, मतलब जो हस्बैंड साइड से रिश्तेदार हैं वो, अगर वो नहीं है तो उनके पेरेंट्स, पेरेंट्स नहीं है तो हेयर्स ऑफ फादर, उनके पिताजी के फादर, ससुर जी नहीं उनके पिताजी के फादर, और वो भी नहीं है तो माता जी के सारे रिश्तेदार। इस प्रकार से इसका डिस्ट्रीब्यूशन इसी सीक्वेंस में होगा सर। तो सर अगर हम एस्टेट प्लानिंग ना करें तो ये बहुत ही दिक्कत का काम हो सकता है, क्योंकि हम अपनी संपत्ति जिसके लिए कमा रहे थे, जिनको देके जाना चाहते थे, हो सकता है उनको ना जाके वो दूसरे प्रकार से सब लोगों में बट जाए और हो सकता है उसका मिसयूज हो। वाई प्लानिंग इज मस्ट? सर हर आदमी की इच्छा होती है कि मेरे बाद मेरे घर वालों का क्या हो, तो मैं चाहूंगा कि मतलब जो भी मेरी चीज है, संपत्ति है, वो सबको इस प्रकार से मिले कि उसका सदुपयोग हो। इसलिए प्लानिंग बहुत आवश्यक है। और प्लानिंग अगर हम विल बना के जाते हैं, नॉमिनेशन करके जाते हैं, ट्रस्ट बना देते हैं, तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि कोई भी बाद में इससे रिलेटेड डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा। उसी प्रकार से चीजों को बांटा जाएगा जैसा कि मैं चाहता था। प्लानिंग के सर बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। एस्टेट प्लानिंग में विल बन सकती है, ट्रस्ट बन सकती है, प्रोवेट कर सकते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी है। इसमें सर सबसे पहले ट्रस्ट होता है जो हम जीते जी बना के अपनी संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं। आपने टाटा का सुना होगा सर, टाटा की सारी होल्डिंग एक टाटा ट्रस्ट में है। परिवार के लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर वो ट्रस्ट चल रही है और वो लाखों करोड़ों के एम्पायर को आज भी रन कर रही है ट्रस्ट। फिर एक तरीका होता है सर विल्स। विल हम बनाते हैं जो कि मृत्यु उपरांत ही अप्लाई होती है। जॉइंट होल्डिंग हम लोग सब लोग करते होंगे सर, और नॉमिनेशन भी हम लोग सब लोग करते हैं। इसमें थोड़ा सा सर मैं बताना चाहूंगा कि जो जॉइंट होल्डिंग है, जॉइंट होल्डिंग हमें उस अकाउंट को या उस म्यूचुअल फंड को या उस शेयर अकाउंट को ऑपरेट करने की पावर देती है, पर हमें उत्तराधिकारी घोषित नहीं करती किसी प्रकार से। अगर कोई दूसरा उत्तराधिकारी आके क्लेम करे तो फिर ये वो क्लेम मतलब डिस्प्यूट से कोर्ट द्वारा सेटल किया जाएगा। पर विल अगर हमारी स्पेसिफिक बनी हुई है तो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता अनलेस एंड अनटिल वो उसको गलत साबित ना कर दिया जाए। नॉमिनेशन के केस में भी सर आपको पता होगा, बैंक से भी आपको फोन आते हैं कि आप अपने अकाउंट में किसी को नॉमिनी बनाइए। नॉमिनी बनाने से क्या फायदा होता है सर कि आपका कोई भी बैंक अकाउंट है, अगर आपको बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो आपका नॉमिनी आपकी मृत्यु उपरांत जाके उसको ऑपरेट कर सकता है, एकदम से उसका चलन नहीं रुकेगा। परंतु अगर उत्तराधिकारी एक से अधिक है
और आपस में विवाद हो जाता है, तो नॉमिनेशन आपको राइट्स नहीं देता उत्तराधिकार की। विल्स पे चलते हैं सर। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा विल्स। विल के बारे में मैं आपको बताऊं कि विल किसको बनानी चाहिए सर। सर अनम्यूट कर सकते हैं थोड़ा सा? जी बताइए। हाँ सर, एक सवाल है कि विल मतलब हम में से किसको बनानी चाहिए और कब और क्यों बनानी चाहिए, एक जनरल मतलब एक क्वेश्चन है ये। देखिए मेरे हिसाब से तो विल हर उस इंसान को बनानी चाहिए जिसके पास अपनी एस्टेट हो, प्रॉपर्टीज हैं, और फैमिली साइज है पूरा प्रॉपर। एक बच्चे की जगह दो, एक लड़के की जगह दो लड़के हैं, एक बेटी जी है और वाइफ मौजूद है, तो उसको विल जी बनानी चाहिए। जी सर। और किसी का सर कोई विचार इसमें? गौरव, जी सर। गौरव थोड़ा सा इसमें ना, हाँ, जी एक तो आप ये बताइए कि विल सबको बनानी चाहिए, जिसके जी पास सर। भी कुछ भी है उसे बनानी जी चाहिए। सर बिल्कुल दूसरा ये राहुल बताइए जी। कि विल जरूरी नहीं है कि आप जाके तहसील में रजिस्टर कराइए। जिस बता रहा हूँ सर, आ रहा हूँ मैं उस पर आ रहा हूँ। अभी तो मैं शुरुआत है कि विल क्यों और कब बनानी चाहिए, सबसे पहली विल आवश्यक सबको बात ये बनानी चाहिए और है। इनिशियली बना देनी चाहिए। जनरली सर हम लोग भी डील करते हैं, हमारे साथ और भी सीए बंधु हैं यहाँ पे ग्रुप में। आप हम लोग जब डील करते हैं क्लाइंट से, अगर हम क्लाइंट से या किसी भी व्यक्ति से कहें ना विल, मैनू कुछ नहीं होने वाला, पंजाबी में कई लोग बोलते हैं, लोग बोलते हैं मेरे को कुछ नहीं होगा जी, विल की क्या जरूरत है। सर एक एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर मैं आपको बताऊं, जिस दिन आपने कोई भी प्रॉपर्टी अर्जित कर ली, चाहे अचल चाहे चल, आपके पास बैंक अकाउंट है, आपके पास एफडी है, आप पे कोई भी असेट है, आपको एक विल बना के रख देनी चाहिए। अगर वो विल नहीं है तो आपके पीछे वाले लोगों को दिक्कत आएगी ही आएगी। सर अगर आपके पास विल नहीं है, आपके कुछ हो जाता है आपको, तो पीछे से आपका पैसा निकालने के लिए आपके घर वाले परेशान होंगे। तो विल बनाना तो सर सबके लिए आवश्यक है। और उसकी एज क्या है सर, मैंने बताया जैसे कि जब भी आप पे प्रॉपर्टी अर्जित हो गई, आपने कमाना शुरू कर दिया, आपके असेट्स बनने शुरू हो गए, आप विल बनाइए, उसमें अमेंडमेंट्स करते रहिए। जब जब एडिशन हो रहा है, डिलीशन हो रहा है, आप उसको कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि राहुल जी ने बताया कि हमें इसको रजिस्टर कराना जरूरी नहीं है। विल का सर रजिस्टर कराना बेहतर है, परंतु अगर हम रजिस्टर नहीं भी कराते, एक सादे कागज पे भी लिखी है, वो भी मान्य है कोर्ट में। जी। तो जैसे कि सर विल क्या है, विल इज अ विश, अ डिजायर, अ चॉइस ऑफ अ पर्सन एज रिगार्ड्स टू डिस्पोजिशन ऑफ हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। विल सर अप्लाई होती है मृत्यु के उपरांत, और आपकी इच्छा अनुसार जो आपने लिखा है उसी प्रकार से चीजों को बांटा जाएगा। पर विल हमेशा स्पेसिफिक बनाइए। कई जगह क्या होता है कि विल में लोग लिख देते हैं कि मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरी वाइफ का, या मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरे बच्चों में बराबर बांट दिया जाए, तो आप उसको डिस्प्यूट छोड़ के जा रहे हैं खुला, कि बाद में जो है लड़ाई झगड़े पड़ सकते हैं। तो ट्राई करके हमें स्पेसिफिक विल जनरेट करनी चाहिए। विल की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि जो व्यक्ति चाहता है वो उसको मतलब पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकता है, हर चीज को स्पेसिफाई कर सकता है। स्पेसिफाई करने के जो चीज स्पेसिफाइड होगी उसको उसी प्रकार से एग्जीक्यूट करा जाएगा। सबसे मेन चीज सर ये ध्यान रखी जाए, अपने विश्वास पात्रों को जरूर बताया जाए कि विल मैंने विल बनाई हुई है। उसका एक एग्जीक्यूटर होना चाहिए। एग्जीक्यूटर कोशिश करें कि थोड़ी यंग एज का हो आपके मुकाबले, जिससे कि अगर समय मतलब एज के अनुसार आपकी मृत्यु होती है, तो जो यंग है हो सकता है वो जीवित हो, और नहीं तो उसके आगे कैसे आपको उसको चलाना है उसके भी पॉइंट्स आप लिख सकते हैं विल में। Why one should make a will, sir? To make a equal distribution of property according to one's choice, सक्सेस इसमें। और आपका क्या कोई भी दिक्कत बाद में आपकी मृत्यु उपरांत आपके परिवार वालों को नहीं होती। दूसरा क्या है सर कि एक रिवीजन ऑफ विल हम कर सकते हैं। तो विल हम किसी भी एज पे बनाएं, हम विल जितनी बार चाहें उसको बदल सकते हैं, उसमें हम एडिशन डिलीशन अपनी चॉइस के अनुसार कर सकते हैं सर। जी। विल सर कौन कौन बना सकता है? विल कुड बी मेड बाय पर्सन ऑफ अ साउंड माइंड, मतलब कि जिस व्यक्ति जो बुद्धि से ठीक हो, जिसको किसी प्रकार की बीमारी ना हो या किसी प्रकार से उसको करने में दिक्कत ना हो, वो बना सकता है सर। डेफ डम ब्लाइंड आदमी भी बना सकता है, बशर्ते उसे पता हो और कोई ना कोई विटनेस हो कि उसने अपने होशावास में उस विल को बनाया है। विल बनाने का तरीका सर स्टैम्प पेपर पे बना सकते हैं आप, सादे कागज पे बना सकते हैं। तारीख होनी बहुत जरूरी है सर विल पे, क्योंकि विल कभी भी अगर चैलेंज होगी कहीं भी कोर्ट में या कुछ होगा तो किस तारीख पे बनी है उस पे आपका हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अगर व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तो उसका अंगूठा लगता है, पर विल का तारीख होनी सबसे इंपॉर्टेंट है। एग्जीक्यूटर
और एक एग्जीक्यूटर होना जरूरी है, कम से कम 2 विटनेस होने जरूरी हैं, जो कि प्रूफ कर सके बाद में कि ये विल जो है जेन्युइन और हमारी देख-रेख में बनाई गई है। हम विल के द्वारा सर अपने सारे एसेट्स, चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो, हमारी कोई भी राइट्स है, हमारा एचयूएफ का शेयर है, हमारे कोई भी म्यूचुअल फंड है, कोई भी शेयर है, हम सब कुछ अपने एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हु कैन बी अ बेनिफिशियरी? सर विल बनाने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप अपनी संपत्ति अपने रिश्तेदारों को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को बांटे। आप विल द्वारा अपने किसी प्यारे जन को भी उसमें जोड़ सकते हैं। बहुत लोग होते हैं सर, उनको इच्छा होती है कि मैं अपने कोई, किसी को अपने नौकर से स्नेह होता है, किसी को अपने मित्र से होता है, किसी को अपने कर्मचारी जो है उससे होता है, किसी को अपने डिस्टेंट रिलेटिव जो है उससे होता है। तो वो विल द्वारा स्पेसिफाई कर सकते हैं हमें किसको क्या चीज एग्जीक्यूट करनी है। विटनेस का सर मैंने आपको बताया जैसे कि 2 से ज्यादा विटनेस होना आवश्यक है। विल के प्रति अभी जो जैसे राहुल भैया ने बताया था, कुछ भ्रांतियां हैं, उसको हम एक एक करके लेते हैं और उसको मतलब बताते हैं आपको। क्या विल स्टैम्प पेपर पे होनी चाहिए? ऐसा जरूरी नहीं है सर। विल आप सादे कागज पे बना के लिख के अपनी अलमारी में रख सकते हैं, पर बशर्ते पता हो लोगों को, और विटनेस होने जरूरी है उसमें। इसका क्या कोई लीगल फॉर्मेट है? कानून में कोई लीगल फॉर्मेट नहीं है। आप अपनी इच्छा अनुसार उसको लिख सकते हैं अपने सीए, अपने वकील की हेल्प के द्वारा, और आप खुद लिखना चाहें सर खुद भी लिख सकते हैं, वो मान्य होगी कोर्ट में। विल वंस मेड कैन नॉट बी चेंज और ऑल्टर्ड। सर एक भ्रांति है कि हमने विल बना दिया अब उसे बदल नहीं सकते, ऐसा नहीं है। आपके असेट्स जुड़ते रहेंगे, घटते रहेंगे। आप अपनी मृत्यु तक, जब तक आप होशोवास में साइन कर सकते हैं और एग्जीक्यूट कर लिख सकते हैं, तब तक आप जो है इस विल को लिखवा सकते हैं। आपके अगर मतलब कई बार आपने देखा होगा कि मृत्युशैया पे लोग विल लिखवा रहे हैं, बेड पे है, हॉस्पिटल में लिखवा रहे हैं, तो विल लिखने का कोई समय नहीं है, आप एंड टाइम पे भी लिखवा सकते हैं। विटनेस इसको प्रूफ करेंगे कि हाँ जी ये होशोवास में उन्होंने हमारे सामने लिखी थी। इज अ विल इफेक्टिव ड्यूरिंग अ पर्सन्स लाइफ टाइम? सर विल मृत्यु उपरांत ही लागू होती है, उससे पहले विल का कोई इफेक्ट नहीं आ सकता। विल कैन नॉट एक्सक्लूड नियर रिलेटिव। सर विल आपके नियर रिलेटिव्स को एक्सक्लूड कर सकती है अगर आपकी चॉइस है। ऐसा नहीं है कि आपके रिलेटिव्स का बाय ब्लड रिलेशन उस पर हक हो गया आपकी प्रॉपर्टी पे। अगर आप चाहें तो आप अपने नियरेस्ट रिलेटिव को भी उससे बाहर कर सकते हैं। विल नीड टू बी डेटेड। सर डेट इसलिए आवश्यक है कि जब आप बार बार कभी विल बदलते हैं तो लास्ट डेट वाली विल ही प्रिवेल करेगी। नॉमिनेशन प्रिवेल्स ओवर विल। सर मैंने जैसे बताया था, नॉमिनेशन एक तरीका है कि आप बैंक में या आपके जो असेट्स हैं उनमें आप अपने व्यक्ति की मृत्यु उपरांत उसको चालू रख सकते हैं, काम कर सकते हैं। बट अगर विल में आपको आपके साथ दूसरे लोगों को भी जोड़ा गया है उस हिस्से में, तो नॉमिनेशन को विल सुपरसीड कर जाएगी। वुमेन कैन नॉट मेक विल्स एक भ्रांति है सर। हर प्राणी विल बना सकता है। एवरी सिटीजन कैन मेक अ विल। नो विटनेसेस आर रिक्वायर्ड। सर एज पर लॉ 2 विटनेस होना कम से कम जरूरी है। और रजिस्ट्रेशन ऑब्लिक नोटराइजेशन इज अ मस्ट। सर एज पर लॉ रजिस्टर्ड विल बनवाना जरूरी है। इट इज एडवाइजेबल कि आप विल को रजिस्टर्ड करवाएं। विल रजिस्टर कराने से सर क्या एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, उसकी एक प्रति तहसील में जमा हो जाती है। तो अगर कोई और देने वाला नहीं है, उसका आप तहसील से भी वो विल उस तारीख की डिटेल्स देके निकलवा सकते हैं। अलावा सर जो तरीके थे उस पे आता हूं सर मैं। जी सर 1 मिनट आ रहा हूँ। जी सर। विल के अलावा सर एक तरीका जॉइंट होल्डिंग के बारे में हमारी बात हुई थी सर। जॉइंट होल्डिंग में क्या है कि हम अपने साथ अपने अकाउंट्स में अपने सहजनों को जो है जॉइंट होल्डर बना लेते हैं। जॉइंट होल्डिंग सर पर अपनी लिमिटेशंस हैं। जॉइंट होल्डिंग से बस क्या होता है कि हम लोग जो है वो हमारे ब्याह पे अकाउंट हमारे साथ हमारे रहते हुए भी ऑपरेट कर सकते हैं, हमारे बाद में भी ऑपरेट कर सकते हैं। बट जैसे कि मैंने अभी बताया था कि विल जो है वो जॉइंट होल्डिंग को सुपरसीड कर जाएगी। अगर विल में आपने उसका वितरण अलग प्रकार से किया है तो वो जॉइंट होल्डिंग को सुपरसीड कर जाएगी। ऐसी सर नॉमिनेशन
नॉमिनेशन करना बहुत जरूरी है। हमारे सारे खातों में हमारा नॉमिनेशन होना चाहिए, हमारे सारे बैंक अकाउंट्स में, शेयर्स में, म्यूचुअल फंड में, जहां जहां हो। इवन कुछ लोग प्रॉपर्टी का भी नॉमिनेशन करते हैं, प्रॉपर्टी में भी नॉमिनी लिखते हैं। तो नॉमिनेशन करने से क्या है कि हम एक तरीके से अपने आगे किसको देना चाहते हैं मेंशन कर देते हैं। पर अगर हमारी विल आ जाती है तो विल उसको सुपरसीड कर जाएगी। और कोई अगर विल नहीं है और मान लीजिए हमने नॉमिनेशन किया हुआ है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो नॉमिनेशन भी सर विल एक्ट लाइक अ विल, बट इट इज नॉट अ विल। तो इसलिए नॉमिनेशन करना सरल है सर। आप बैंक खाता खोलते हैं, साथ के साथ नॉमिनेशन हो जाता है। आप शेयर अकाउंट खोलते हैं, म्यूचुअल फंड खोलते हैं, साथ के साथ हो जाता है। तो इसलिए नॉमिनेशन करना थोड़ा सरल है, हम लोग करते भी है सब लोग। और आप लोग अगर अपने बैंक अकाउंट में टाइम टू टाइम चेक भी करते रहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कभी अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं है। एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आती है सर, एफडी कराते हैं जब हम, हमारा बैंक अकाउंट और एफडी अकाउंट ज्यादातर आजकल बिकॉज सीबीएस पे बैंकिंग लिंक्ड है, बट कभी बैंक वाले क्या करते हैं, नए कस्टमर आईडी से एफडी बना देते हैं। हमारी ये सोच रहती है कि क्योंकि हमने बैंक अकाउंट में नॉमिनेशन दे रखा था तो एफडी में ऑटोमेटिक नॉमिनेशन है। पर कुछ केसेस में ऐसा मिला सर कि जब एफडी किसी के ट्रेजडी हुई और एफडी को मैच्योर करने गए तो एफडी में कोई नॉमिनेशन नहीं था। और नॉमिनेशन ना होने पे, विल ना होने पे प्रक्रिया बहुत लंबी है सर। कोर्ट के थ्रू आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, जिसकी प्रक्रिया थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, लंबी है और उसमें खर्चा भी आता है। तो थोड़ा सा ये मेरी मतलब जानकारी में था कि एफडी आप जब भी बनवाएं, मेक श्योर कि उस एफडी में नॉमिनेशन साथ के साथ अंकित होता रहे और बैंक खाते भी आपके जितने हैं उसमें नॉमिनेशन आवश्यक हो। सिमिलरली सर इंश्योरेंस में आपका जो है नॉमिनेशन होना बहुत जरूरी है सर। इंश्योरेंस में अगर आपने नॉमिनी पहले से ही प्रिस्क्राइब कर रखा है तो इंश्योरेंस क्लेम अकॉर्डिंगली डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब सर अगला सवाल ये है कि क्या हम एक ही नॉमिनेशन कर सकते हैं या मल्टीपल कर सकते हैं? तो सर मल्टीपल नॉमिनेशंस का भी हमारे पास प्रावधान होता है। आपका इंश्योरेंस क्लेम है सर, टर्म प्लान है, टर्म प्लान है मान लीजिए सपोज 1 करोड़ का। अब आप चाहते हो कि भगवान ना करे कुछ हो जाए तो मेरे वाइफ को, बच्चों को 3 हिस्से में मिले, या जो भी आपकी इच्छा है, तो आप 3 नॉमिनी भी बना सकते हैं एट द टाइम ऑफ प्लान। आप बैंक अकाउंट में भी चाहें तो 2 या 3 नॉमिनी बैंकर बताएगा कि अलाउ कर सकते हैं। तो एक से अधिक नॉमिनेशन करना भी सर अलाउड है, मतलब इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। जीते जी सर इस सबको करने का जो तरीका है वो है ट्रस्ट के माध्यम से, जो कि बड़े एचएनआईज या बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स ट्रस्ट का रास्ता लेते हैं। इसमें रजिस्टर्ड ट्रस्ट बनाई जाती है और सारी होल्डिंग्स उसमें ट्रांसफर कर दी जाती है कंपनी के अकॉर्डिंग। जैसे कंपनी में हम लोग प्रावधान लिखते हैं कि कंपनी किस तरह चलेगी, इसी तरीके से ट्रस्ट किस तरीके से चलेगी, ट्रस्ट किस तरीके से पैसे का या संपत्ति का इस्तेमाल करेगी, वो सब ट्रस्ट की गाइडलाइन में लिखा होता है। कौन उसके ट्रस्टी बन सकते हैं, कौन उस ट्रस्ट को चलाएंगे, उसके पैसे का कैसे उपयोग होगा, ये सब चीज मेंशन्ड है। और ट्रस्ट आपके जीते जी भी चलेगी, आपके जाने के बाद भी उन्हीं तरीकों से चलेगी जैसे कि आप लिख के गए हैं। जॉइंट होल्डर में सर मैंने बताया था कि बैंक में आप एफडी में, डीमेट में, सब में कर सकते हैं। नॉमिनेशन में आपका अगर विल है तो विल सुपरसीड कर जाएगी, बट अदरवाइज नॉमिनेशन प्रिवेल करता है सर। एक सर हमारा जो हिंदू कंसेप्ट था वो रह गया, उस पे मैं आता हूं। हमारे यहाँ सर इंडिया में इन चीजों को बहुत पहले से ही करा जाता था। हमारे यहाँ हिंदू सक्सेशन एक्ट जो है, एक हमारे यहाँ कंसेप्ट था सर एचयूएफ। तो अगर हम अपना संपत्ति एचयूएफ में रखते हैं और एचयूएफ के हिसाब से चलाते हैं तो एचयूएफ में हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट का कानून लागू हो जाएगा और पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी संपत्ति उसी प्रकार से चलेगी जैसे कि हम चलाना चाहते थे। तो आप देखेंगे सर हमारे हिस्टोरिकली जितने भी हमारे व्यापार हुआ करते थे खासकर हिंदुओं में, वो एचयूएफ की फॉर्मेशन में होते थे। आज भी कई बड़ी फर्म्स हैं जो एचयूएफ के तौर पे चल रही हैं। उसका कारण ये था कि जो घर के सबसे बड़े बुजुर्ग थे उनका ये मानना था कि मेरे बाद सब में बराबर संपत्ति बटे। तो एचयूएफ में सर क्या होता है कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है और उसके जितने भी एक ट्री की तरह परिवार बड़ा होता है और नीचे सब में फैलता जाता है, उसी प्रकार से संपत्ति भी सब में इक्वल बटेगी। एचयूएफ का कंसेप्ट ये होता है। और एचयूएफ को अगर परिवार के सारे सदस्य चाहे तो कभी भी भंग करके और संपत्ति का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली आपस में कर सकते हैं सर।
एक सर हिंदू सक्सेशन एक्ट में सर 2005 में अमेंडमेंट आया है। अमेंडमेंट में सर क्या है कि अब जो आपकी बेटियां हैं वो भी पुत्रों के बराबर हक रखती हैं संपत्ति पे। पहले ये चीज नहीं थी, 2005 में एक अमेंडमेंट के बाद अब इक्वल हक है बेटी का और बेटे का। सिमिलरली सर एचयूएफ में पहले ये कंसेप्ट था कि बच्चा होगा तभी आप एचयूएफ बना सकते हैं, अब हस्बैंड और वाइफ भी सर एचयूएफ बना सकते हैं। क्या फीमेल कर्ता हो सकती है सर? हमारे हिंदू सक्सेशन एक्ट अलाउ नहीं करता सर, कर्ता एक मेल मेंबर ही होगा एचयूएफ में, जो एचयूएफ को चलाता रहेगा। जहां पे आके मेल मेंबर नहीं होगा और सिर्फ लेडीज ही रह जाती हैं, वहां पे एचयूएफ को कंपलसरी डिसोल्यूशन कराना पड़ेगा सर। राहुल जी। हाँ जी सर क्वेश्चन आंसर करें सर, ये मतलब बेसिक्स तो सर यही था, फिर केस लॉस वगैरह है वो मेरे ख्याल से। बिल्कुल बिल्कुल जी गौरव, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत ही सुंदर Thank you, sir. रूप से आपने ये बताया है हम सबको। अब इसमें आपने जो मुख्य चीजें बताई कि एक तो विल जो है वो सबको करा लेनी चाहिए जैसे ही कमाना शुरू करे, जी सर। जो मुझे समझ में आया है। जी सर। और रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, रजिस्टर्ड हो तो ज्यादा अच्छा है, नहीं जी भी सर। हो तो उसे करा के 2 विटनेस के सिग्नेचर जरूर कराने जी चाहिए। सर। अच्छा, दूसरा जॉइंट होल्डिंग्स के बारे में आपने बहुत सुंदर बताया है। और एक आप बता रहे थे कि जितने भी हमारे पासवर्ड्स वगैरह हैं, एक थोड़ा सा उसका हाँ भी सर। आप जी थोड़ा सर। जी सा। सर। सर वो क्या है कि वो मतलब वो भी हमारी प्लानिंग का पार्ट है, बट वो लीगल नहीं है, थोड़ा सा इनफॉर्मल है। क्या करना चाहिए सर कि करते भी होंगे हमें ज्यादातर लोग, हमारे सर जितने भी आजकल हम लोग हर चीज ईमेल से जुड़ी हुई है, तो क्यों ना हम एक ईमेल की एक हमारे जैसे हम रजिस्टर बनाते हैं घर में चीजों का, इन्वेंट्री का, हर चीज का एक हमारे पे कागज होना चाहिए जो लॉकर में रखे हैं, हम अपनी वाइफ को दें, अपने घर में जो भी मतलब बड़ा है उसके पास रखें, जिसमें हमारे सारे बैंक खातों की डिटेल हो, उसमें हमारे सर कितने ईमेल आईडी हैं, पासवर्ड हिंट में हो कि वो उसको पकड़ सके। आप हिंट में नहीं देना चाहे सर, हर आप जीमेल यूज करते हैं, कुछ भी यूज करते हैं, उसके रिकवरी ऑप्शन होता है, तो आप उसमें ये लिख सकते हैं कि किस फोन नंबर से लिंक्ड है, तो भगवान ना करे अगर इमरजेंसी हो तो उस फोन नंबर से उसको रिकवर कर लिया जाएगा। तो आपके परिवार वालों के लिए सर इजी हो जाएगा कि कैसे हम हर चीज का कंट्रोल रख पाए चीजों पे, क्योंकि ट्रेजेडी का नहीं पता, वो कभी भी स्ट्राइक कर सकती है किसी को भी। सो एक मतलब हम या तो रजिस्टर बना लें या एक्सेल पे शीट बना के सेव ना करें, क्योंकि थोड़ा सा खतरा रहता है इंटरनेट पे आजकल, पर हम हार्ड कॉपी प्रिंट करके अपने पास रिकॉर्ड्स में परिवार वालों के पास जरूर रखवाएं। एक इससे अच्छी बात आपने जिक्र किया, बीमा हम लोग कराते हैं सर, बहुत फैमिलीज में ऐसा पाया जाता है, हस्बैंड कराया जा रहा है, उसकी वाइफ को कुछ नहीं पता। बीमा आप कराते हो इसलिए कि भगवान ना करे आपको कुछ हो तो आपकी फैमिली वालों को एक पैसा मिल सके, उनका जीवन यापन हो सके, उनको पता ही नहीं है। तो बहुत अच्छे बीमा एजेंट हैं जो कि घर के परिवार के सदस्य की तरह होते हैं, वो आके बताते हैं, पर बहुत बार ऐसा हो सकता है कि चीजें मिस हो जाएं। तो आपकी जितनी भी फाइनेंशियल होल्डिंग है या जो भी आपके वित्त से रिलेटेड चीजें हैं, उसका एक समरी टाइप बना के आपके आसपास के लोगों के पास जरूर होनी चाहिए। आपका सर बहुत क्लोज फ्रेंड है, आप उसके पास एक कागज रखवा सकते हो, अपनी वाइफ के पास तो सर होना ही चाहिए, और भी आपके फादर हैं, मतलब फैमिली में सबके पास एक डेटा आपस में एक्सचेंज होना चाहिए कि अगर कुछ हो जाए तो आपके परिवार वाले उन चीजों का भोग कर सके। ऐसा ना हो कि आप जमा करके चले गए और किसी को पता ही नहीं है। जी बहुत सुंदर गौरव, इसमें आपने जो इसमें बताया है, इसमें आप थोड़ा सा एक चीज और बताइए कि एक तो इंश्योरेंस हो गया एक नेचुरल डेथ पर, एक है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। जी सर। उसमें बताइए कि जी विद सर। इन स्टिपुलेटेड टाइम वो जो है वो भरना होता है, उसकी जानकारी होती है। जी सर। सर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो है ना वो एक अटैचमेंट के तौर पे आता है, या जनरल इंश्योरेंस में भी मिल रहा है, तो वो आप अपने बीमा जो भी आपका एजेंट है उससे बहुत डिटेल में आपको ज्यादा बता पाएगा सर इस फील्ड में, पर उसमें आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको जीते जी सर्वाइवल में इट विल हेल्प यू। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में सर क्या होता है कि आपको एक लमसम अमाउंट आपके मेडिकल और उन खर्चों के लिए मिल जाता है, ओवर एंड अबव मेडिकल इंश्योरेंस, बहुत बट वो पॉलिसी टू पॉलिसी वेरी करेगा, वो डिटेल सर इंश्योरेंस वालों से हम पता कर सकते हैं। जी जी
बहुत सुंदर बताया। अब सब बंधुओं से अगर कोई आप लोगों के प्रश्न हैं, कोई जिज्ञासा भाई है, साहब, मेरे को आप या तो मैसेज कर दीजिए, तो क्वेश्चन मैं एक एक के ले लूं, या फिर जो मेरे पास अभी लोगों की डिमांड है पहले उन लोगों को ले लेते हैं, फिर आगे ले लेते हैं। तो करण बत्रा जी हैं, उन्होंने कहा है एक प्रश्न के लिए, जी और करण बत्रा जी हैं। उससे पहले मैं एक जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ। जी सर। गौरव भाई, ये बताइए कि रजिस्टर्ड विल और नॉन रजिस्टर्ड विल, इनका जी सर। फर्क क्या है, और रजिस्टर्ड कराने से सर एडवांटेज क्या एडिशनल है? सर रजिस्टर्ड कराने से मैंने जैसे बताया ना सर, रजिस्टर्ड विल तहसील में रजिस्टर हो जाएगी, उसका एक रिकॉर्ड वहां पे अंकित हो जाता है। उस रिकॉर्ड से क्या है जी सर कि आपको विल ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो वहां से भी निकलवा सकते हैं अगर कोई दिक्कत आती है तो। और दूसरा, रजिस्टर्ड होते ही वो लीगल रिकॉर्ड्स में आ गई तो कोई भी कोर्ट में या किसी भी जगह उसको मनवाना इजी हो जाता है। पर अगर सपोज रजिस्टर्ड विल नहीं है और एक सादे जी कागज पे लिखी हुई विल है, तो वो भी कोर्ट एडमिट करता है अनलेस एंड अनटिल आपस में लीगल डिस्प्यूट ना हो, कोई कहे कि साइन गलत है, मतलब फिर वो लीगल उसमें चली जाती है बातें। बट अगर एक सादे कागज पे किसी ने लिस्ट लिखी हुई है चीजों की और उसका वितरण लिखा हुआ है और सारी पार्टियां अग्री कर गई हैं, कोई विवाद नहीं है, तो वो कागज आप बैंक में भी दिखा सकते हैं, बैंक भी मानता है। वो कागज आप जो है कोर्ट में भी दिखा सकते हैं, हर जगह मान्य होता है अगर उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं होता तो। जी, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। करण, आप पूछ लीजिए, क्या पूछ रहे थे? जी गौरव जी, मैं पूछ रहा था जैसे कि आपने बताया कि विटनेस जो होते हैं वो 2 विटनेस होने या 2 से ज्यादा बहुत जरूरी होते हैं। जी सर मुझे इसमें बताइए कि ये विटनेस जो होते हैं ये ब्लड रिलेशंस भी हो सकते हैं कि सिर्फ नहीं सर, मतलब? सर ऐसा होता है कि विटनेस आप ब्लड रिलेशन में कराएं, प्रेफरेबली सर ऐसा होता है कि अगर कहीं डिस्प्यूट होने का चांस है ना तो बाहर का आदमी जी। जरूर रखें, एक आदमी बाहर का अच्छा। जरूर रखें कि जिससे कि डाउटफुल केस ना हो। बट कोई भी हो सकता है, 2 विटनेस, कोई भी इंडिपेंडेंट 2 विटनेस हो सकते हैं। अच्छा, मतलब हाँ मतलब फ्रेंड्स सर अब मतलब? इसमें छोटी सी हाँ, आपका सवाल बहुत अच्छा है। मान लीजिए सर विल में आप ही उत्तराधिकारी हैं और जी आप ही विटनेस हैं, जी। तो कहीं ना कहीं शंका आ सकती है। तो बेहतर है कि अगर आपका नाम उसमें है तो आप खुद को ना रख के 2 किसी और लोगों को रखवा लें। अच्छा ठीक जी। जी बहुत सुंदर। अच्छा, प्रेम कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, प्रेम जी भाई साहब अपनी एक बात इसमें थोड़ा सा एड ऑन करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि प्रेम जी जो कहना चाह रहे हैं वो जरूर कहें। जी सर। नहीं व्यवस्था तो महोदय रसी भैया, मैं कुछ ऐड नहीं करना चाह रहा एक्चुअली। बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया गौरव जी ने। मैं कुछ नोट्स बना रहा था, तो जी मेरे छोटे छोटे 5 पॉइंट्स है जो मैं गौरव जी से थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए चाह रहा था। रिक्वेस्ट, अगर अनुमति हो तो मैं पूछ सकता हूँ? जी सर। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी जी गौरव जी, जैसे आपने किया था, मैं नोट्स बना रहा था। पहला आपका था कि जो हमारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है इस समय, जो डिजिटल प्रॉपर्टी है, जी भी डिजिटल प्रॉपर्टी भी हम लोगों को विल के थ्रू या हम लोगों को एज सक्सेशन प्लानिंग में लेनी चाहिए। तो जी मेरा सर। इसमें एक क्लैरिफिकेशन ये था, इन केस ऑफ इंटरस्टेट डेट, अगर इंटेंजिबल प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जांपल मान के चले जैसे पंची पेठा है, पंची पेठे का मेन ब्रांड ही है, जो मेन है अंदर पैकिंग कुछ हो, ब्रांड अगर पंची पेठे का लग गया तो वो बिकता है। तो इंटरस्टेट डेट के केसेस में हम लोग क्लास 1 एयर्स को कैसे ट्रांसफर करेंगे वो ब्रांड? सर ऐसा होता है कि अगर वो रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर के नाम पे, एक व्यक्ति के नाम पे रजिस्टर्ड है अगर, जी तो उसके जितने उत्तराधिकारी हैं वो आपस में उस पर क्लेम दाखिल कर सकते हैं। अब मान लीजिए आगे की पीढ़ी में वो लोग सब लोग उसी व्यापार में हैं और उनमें डिस्प्यूट होता है, तो उस नाम का हकदार हर व्यक्ति हो जाएगा। जी तो इसी डिस्प्यूट से बचने के लिए वो लिख सकते हैं कि ये नाम या तो इस कंपनी के साथ चलेगा, अब जो लोग उस कंपनी में रहेंगे वो चलाएंगे, या वो इसमें ये विल में लिख सकते हैं कि ये मेरे ये 2 बेटे चलाएंगे, या मेरी वाइफ को मैं पावर देता हूं कि वो आगे एग्जीक्यूट कर सके। तो विल द्वारा गौरव जी, वो, मैं इंटरस्टेट डेट की बात कर रहा हूँ, विल की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ जी इंटरस्टेट डेट की बात कर रहा हूँ जहां पे सर, विल नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ सर, विल द्वारा हम इन डिस्प्यूट्स को कवर कर सकते हैं। अगर विल नहीं है तो ये डिस्प्यूट अराइज होंगे सर। हाँ, तो मैं इंटरस्टेट डेट की बात कर रहा हूँ जहां विल नहीं है, विल वहां नहीं है ना डिजिटल सर, एसेट्स जो है वो कैसे ट्रांसफर होंगे? वो सर वही तो मैं कह रहा हूँ सर, वो जिस तरीके से व्यापार चल रहा है आपस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होंगे। अगर कोर्ट में जाएंगे सर तो कोर्ट जो फैसला करेगा। नहीं, इंटरस्टेट डेट पे तो हिंदू सक्सेशन लॉ ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो गया ना, जी कोर्ट में सर। जाने की जरूरत ही क्या है? हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑटोमेटिकली एनफोर्स हो जाता है। हिंदू सक्सेशन एक्ट में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिस्ट्रीब्यूट होगा ना सर, सब में बराबर। उसमें जो लोग उसको नहीं कैरी फॉरवर्ड करेंगे वो अपनी राइट्स, जो लोग चलाना चाह रहे हैं उनको ट्रांसफर कर देंगे सर। नहीं, मैं पंची पेठा हूँ और मेरे पास राइट्स आ गए, तो मेरे 3 बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों के पास राइट्स आ गए, अब उसमें से जी एक सर। चाहता कि मैं रखूं, तो वो कैसे, जी हाउ डज इट वर्क?
सर उसको बाकी 2 से एनओसी लेके रखनी पड़ेगी ना, नहीं तो बाकी 2 अगर चाहे तो कल को ट्रेडमार्क का केस कर सकते हैं कि दिस वाज ओन्ड बाय आवर फादर। अच्छा, चलिए सेकंड पॉइंट जो है मेरा लिखा हुआ था, जैसे हमारे ट्रांसफर होता है हिंदू सक्सेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, तो जी अगर भैया। कोई आदमी डाइवोर्स्ड है या जिसकी 2 मैरिज हुई है, तो उसमें क्लास जी 1, सर। क्लास 2 और एग्नेट्स और कॉग्नेट्स कैसे डिसाइड होंगे? सर जो उसकी एज पर मतलब इंटरस्टेट के केस में जो लेटेस्ट सर मैरिज होगी, जो लेटेस्ट उस समय डेथ के टाइम पे वाइफ होंगी सर, वो फैमिली चलेगी सर। पुरानी वाली फैमिली ने अगर 2 शादियां करी हुई है तो? मेरे ख्याल से इसमें हिंदू मैरिज एक्ट तो 2 शादी के जी अलाउ सर। नहीं करता। अलाउ नहीं करता ना सर? हाँ, वो तो एक ही शादी के अलाउ करता है, मतलब मान्य नहीं है शादी दूसरी हिंदू में। आवाज कट रही और थी भैया ये की। जो ये होगा मेरे ख्याल से हिंदू में ही है। नहीं भैया ऐसा नहीं होता, अगर एक आपने भैया शादी कर लिया तो फिर डाइवोर्स अगर हो गया और फिर आपने दूसरी शादी करी तो 2 शादी हो सकती है। अच्छा अच्छा, ठीक जी। है, मतलब वो डाइवोर्स हो गया ना, शादी तो फिर और एक ही अगर रही। उनके बच्चे भी हैं, पहली हाँ। बीवी के जो बच्चे हैं वो भी आपकी उसमें से क्लेम कर सकते हैं जायदाद में से। वो हाँ सही कह रहा पहली हूँ बीवी बिल्कुल के सर, बच्चे बच्चे बाय ब्लड आपके हैं सर। हाँ। जी सर। और ये तो कह रहा पहली हूँ बीवी 2 बीवियां ये हैं, जो दोनों से बच्चे हैं, सब इक्वल अधिकारी होते हैं ना। यहाँ तक कि ये तो क्लासिक केस है, वो जो नारायण दत्त तिवारी जी का, जो उनके बेटे ने भी क्लेम कर लिया था। जी सर। अच्छा, एक जो मेन आज की तारीख में हम आपका सबका डिजिटल एसेट जो मेन है वो है जी भैया। आधार कार्ड और फोन नंबर। हर किसी जी के सर। पास आधार कार्ड और फोन नंबर है, और ज्यादातर हमारी चीजें आधार कार्ड और फोन नंबर से ही होती हैं। नंबर से लिंक्ड जब है। डेथ जब डेथ हो जाती है तो आधार कार्ड जो ऑपरेट करता है बायोमेट्रिक हाथ से या आंखों से, तो हम लोग आधार कार्ड जी। बेस्ड जो सारे हमारे ऑपरेशन है वो कैसे चेंज करेंगे? फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स का पासवर्ड किसी ने किसी को नहीं दिया, हमें इनकम टैक्स का पासवर्ड चेंज करना है, तो वो तो आधार नंबर पे जाएगा, आधार नंबर हमारा पास है ही नहीं। सर आधार से जो लिंक फोन नंबर है भैया उस पे जाता है ना वो तो। नहीं, आधार फोन से नंबर लिंक तो फोन नंबर है, डेथ के बाद आधार से लिंक फोन नंबर डीएक्टिवेट हो गया फॉर एग्जांपल, तो आप हाँ कैसे चेंज डीएक्टिवेट हो गया कराएंगे? तो दिक्कत है सर, ये उसमें दिक्कत है। आधार बेस्ड और फोन बेस्ड प्लानिंग, एस्टेट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं हम? आधार बेस तो सर मतलब वो तो सब चीजें स्टॉप हो जाएंगी उसी पे सर। आधार तो ट्रांसफर कर ही नहीं सकते ना, वो तो व्यक्ति का है, उसके साथ खत्म हो गया सर वो। तो इस समय तो मुख्यतः सब किसी का एसेट, डिजिटल एसेट एक आधार और फोन नंबर ही है, जी 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 जी। तो उस पर कोई प्लानिंग नहीं हो सकती। सर इसी में क्या है कि जैसे फोन नहीं, मतलब फोन नंबर आप ये कर सकते हैं ना, अगर आपने लिस्ट बना के लिखा हुआ है कि मेरा किस फोन नंबर से चीजें लिंक्ड है, उस फोन नंबर को परिवारीजन जो है बाद में डीएक्टिवेट ना होने दें कुछ समय तक, जब तक वो चीजों को ट्रांसफर ना कर लें। तो इसका मतलब सबसे मेन ये है कि हम लोगों को आज की तारीख में अपने आधार नंबर में जो फोन डाला गया है वो अपने पास रखना है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो परिवार के पास सर मतलब कोशिश करके ये रहना क्यों- चाहिए कि वो मतलब वो एक्टिवेट रहे। हाँ, क्योंकि जब आधार कार्ड बना था तो फोन नंबर पहुंचा डाला था, बहुत सारे लोगों ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। बहुत लोगों को तो हमें याद ही नहीं, एक्टिवेट रखना बिल्कुल बहुत जरूरी है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो तो याद ही नहीं, बहुत लोग आपके पास भी आते हैं, हमारे पास भी आते हैं, वो तो पता ही नहीं होता कि जो आधार नंबर फोन नंबर है कौन सा है, ओटीपी किस पे जा रहा है। जी जी। एक लास्ट मेरे को क्लैरिफिकेशन ये था, जैसे आपने कहा ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डाल देते हैं हम लोग, तो ट्रस्ट में जी जब भैया। प्रॉपर्टी डलती है तो क्या वो ट्रस्ट में प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो सकती है बैंक को किसी लोन के प्रति, या जब हम ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डालेंगे तो उत्तर प्रदेश स्टैंप एक्ट के थ्रू स्टैंप देना पड़ेगा उस पर? सर ट्रस्ट में जब हम प्रॉपर्टी ट्रस्ट के अंतर वो करेंगे सर, ये तो स्टैंप एक्ट वाली चीज सर मेरी नॉलेज में नहीं है, वेरीफाई करनी पड़ेगी, पर ट्रस्ट में डाल के, ट्रस्ट एक टूल है उस प्रॉपर्टी को मैनेज करने का, उसके बाकी जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो हमें हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग देखने पड़ेंगे सर, नहीं, क्योंकि क्या स्टैंप ट्रस्ट एक्ट। प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज हो सकती है अगेंस्ट लोन? सर ट्रस्ट प्रॉपर्टी बैंक में मॉर्गेज सर आइडिया नहीं मेरे को सर, आप बताएं, रोशनी डालें इस पे अगर कुछ पता हो तो। मुझे जितनी जानकारी, ट्रस्ट प्रॉपर्टी बैंक मॉर्गेज देगा नहीं क्योंकि क्लियर ओनरशिप लेता नहीं नहीं है है, उसके। हाँ लेता नहीं क्योंकि ओनरशिप नहीं है। तो ट्रस्ट में प्रॉपर्टी डालने का एक ये रिवर्स सेंस है कि आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं कर सकते। जी, तो वो एक प्लानिंग है, अगर किसी को लगता है कि आगे इस प्रॉपर्टी को कोई बेचे ना, मिसयूज ना करे, तो ट्रस्ट में डाल के वो उसको परमानेंट कर देते हैं। ओके, ठीक है, बस यही पूछना। थैंक यू जी थैंक यू भैया। आप राकेश, दोनों आप जनों की कुछ बातों पूछना चाह में रहे थे? मेरा भी राकेश, क्वेश्चन है, क्या मैं नमस्ते पूछ सकता नितिन हूँ? भैया। राकेश कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी जी मैं लेता हूँ, नितिन भाई ले लिया, नितिन भाई आ गए, उसके बाद लेता हूँ राकेश जी को। गौरव एक छोटी सी चीज पूछनी थी, जी ये भैया। तो अपने विल होती है, जी भैया। रजिस्टर्ड विल एंड अनरजिस्टर्ड विल, जी ये भैया। दोनों कोर्ट में चैलेंज हो सकती हैं, जी भैया। तो इसका मतलब फिर पर्पस ऐसा क्या रहता है कि मतलब हमने विल भी करवाई और कोर्ट में भी चैलेंज हो गई, तो सब
कोर्ट में चैलेंज तो सर ऐसा है ना कि वो तो म्यूचुअल डिस्प्यूट है आपस में, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड एक उसका लीगल वो डिस्कोर्स है। तभी मैं कह रहा हूँ कि आप अनरजिस्टर्ड भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके एक सादे कागज पे आप लिख के रख दो, साइन कर दो, 2 विटनेस लगा दो, वो भी एप्लीकेबल है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। चैलेंज तो सर ऐसा होता है कि अगर फैमिली में डिस्प्यूट है, फैमिली में अगर डिस्प्यूट है तो हमेशा जो दूसरी पार्टी है वो उसको चैलेंज करेगी करेगी। ओके, थैंक यू। बट इट विल इसी से बस एक मिनट, कोर्ट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उसको इनवैलिड नहीं कह सकता, इसको ऐसे समझिए। ओके जी, इसी से रिलेटेड मेरा भी सवाल है गौरव जी। जी भैया। हमने विल जो है वो रजिस्टर्ड तो करा ली, जी भैया। लेकिन अभी हमारा मन बदल गया, हमने एक दूसरी विल लिखी, लेकिन जी भैया। उसको रजिस्टर कराने से पहले हमारी डेथ हो गई। भैया इस पे एक सुप्रीम कोर्ट का केस है 2011 या 12 का, मैं आपसे शेयर कर लूंगा, मेरे पास नोटेड है। एक अनरजिस्टर्ड विल थी और उसकी डेट से पहले की एक रजिस्टर्ड विल थी। अनरजिस्टर्ड विल वाज हेल्ड वैलिड ओवर दी, मतलब अनरजिस्टर्ड को सही माना गया था क्योंकि वो लेटर डेट की थी। जी, मतलब और लेटर सुप्रीम डेट कोर्ट से वाली वो को पार्टी जीती माना थी, जाए, लेटर डेट माना वाली गया था को और वैलिड रजिस्टर्ड माना जाए। वैलिड माना गया था, जबकि वो अनरजिस्टर्ड थी। रजिस्टर्ड वाली क्योंकि पहले, इसीलिए डेट पे बहुत एम्फेसिस है, तारीख मतलब पे बहुत डेट, एम्फेसिस, हाँ डेट इम्पोर्टेंट है। लेटेस्ट डेट वाली मानी जाएगी। जी जी, गौरव जी, धन्यवाद। मैं एक जानकारी दे दूं आपको मेरा भी रहेगा। भाई साहब सब लोग अगर बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। एक एक करके चलिए, राकेश जी का टाइम है, राकेश जी को दे दें समय। जी साहब नमस्कार जी। मैं पूछना चाहता था कि विल के एग्जीक्यूशन से पहले अगर विटनेस की डेथ हो जाती है तब क्या होता है? सर अगर विटनेस की डेथ हो जाती है तो सर अगर चैलेंज होगी तब दिक्कत है, अगर चैलेंज नहीं हो रही है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि विटनेस का उपयोग आता है जब ये कोर्ट में चैलेंज होती है। तो अगर हमें समय रहते क्या विटनेस उसमें चेंज कर देना चाहिए विल के सर ऊपर? कर सकते, विटनेस चेंज करके हम रीड्राफ्ट कर सकते हैं सर उसको। ओके, वो ज्यादा बेहतर आइडिया है। वो ज्यादा बेहतर है, उसमें बाद में डिस्प्यूट नहीं रहेगा सर कोई। ऑलराइट। और क्या विल एग्जीक्यूशन की कोई म्याद भी होती है? मतलब मान लीजिए 20 साल तक, 50 साल तक कोई विल की जरूरत नहीं पड़ती, सर वो विल तो और नहीं फिर सर, 50 विल साल तो बाद लिखी हुई है, जब भी लीगल इश्यूज होंगे सर उसको विल बी हेल्ड, मतलब जब भी लीगल इशू आएगा, मान लीजिए प्रॉपर्टी थी बेची नहीं, तो विल जो है वो उसको आपको जो है मतलब हेल्प करेगी उस प्रॉपर्टी को बेचने में। चाहे वो कितने साल बाद वैसे भी होता नहीं है सर, क्योंकि जनरली जो असेट है ना। जी सर कितने साल बाद भी वो विल निकाली जाए वो उसकी वही वैल्यू रहेगी। सर वो तो डेथ सर्टिफिकेट लगेगा, विल लगेगी साथ में सर। डेथ सर्टिफिकेट उसी डेट का होगा जब डेथ हुई है सर, और विल की जरूरत तब पड़ेगी जब भी कोई हम ट्रांसफर करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो वो पेपर क्लियरिंग, मतलब पेपर की जब जांच होगी, ड्यू डिलिजेंस होगा, उसमें जरूरत पड़ेगी सर। जी थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, आपकी और प्रेम भाई साहब की जब बात हो रही थी आधार कार्ड और मोबाइल को लेके, जी सर, तो उससे एक प्रश्न मेरा पनपा है, वो ये कि मोबाइल नंबर मैं भूल गया सपोज कीजिए, तो क्या हम ये आधार से किसी तरीके से नहीं निकाल सकते कि कौन सा नंबर था हमारा आधार में जो डला हुआ? सर आप तो आधार सेंटर पे जाके ना अपना फोन नंबर चेंज करा दीजिए, बायोमेट्रिक करा के दोबारा अच्छा, करंट नंबर डलवा दीजिए। जी, ये पॉसिबिलिटी है? हाँ जी, अभी तो चेंज हो सकता है। आप मतलब दिक्कत होगी किसी के जाने के बाद दिक्कत होती है, जीते जी तो आप कभी भी जाके कोई भी डेटा चेंज कर सकते हैं। अब तो आपका एड्रेस आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं, आधार की साइट पे जाके प्रावधान हो गया है। पर आपका अगर कोई जैसे डेट ऑफ बर्थ में त्रुटि है या आपको फोन नंबर चेंज करना है, इसके लिए आपको आधार सेंटर पे जाना पड़ेगा सर। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे और रेलेवेंट बन रहा है, जो आपने डेट ऑफ बर्थ की बताई कहानी। कई आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 1920 या 1940 या 1900 जो भी एक कंप्यूटर जनरेटेड है वो डल गई है, और आधार कार्ड पे जाते हैं तो वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं होती। तो सर आप उसको सही करा लीजिए पैन कार्ड पे। सर पैन कार्ड पे आप उसको सही करा लीजिए, पैन कार्ड में 2 एज प्रूफ लगेंगे आपके, उससे वो पैन कार्ड पे सही हो जाएगी सर डेट। और फिर वो आधार पे भी चेंज हो जाएगी? अब सही कौन सी है सर, उस पर निर्भर करता है ना। अगर आधार की गलत है तो पैन कार्ड के बेसिस पे आधार की सही कराएंगे, और वाइस वर्सा, मतलब सही तो करा के रखनी चाहिए सर, नहीं तो बाद में बहुत लीगल दिक्कत आती है। ठीक,
और हाँ अब तो सब ऐसे भी आधार लिंकिंग जब हो गई है, आधार लिंकिंग पैन से हो गई है, तो डेट ऑफ बर्थ सही करानी पड़ेगी क्योंकि लिंकिंग नहीं हो पा रही है। बहुत सारे केस पेंडिंग है लिंकिंग के बिकॉज ऑफ डेट ऑफ बर्थ। जी धन्यवाद। जी राहुल भाई से कुछ कह रहे हैं? हाँ, वो प्रेम कुछ कह रहे थे, फिर मैं बोलता हूँ, बताता जी। हूँ। मैं बस इतना कह रहा था कि नाम अगर थोड़ा बहुत भी गलत है तो वो भी ठीक होना चाहिए। नाम मतलब आधार पर बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए। बिल्कुल उसे सही करो। तो जी, सर मैं फादर्स सर ये ऐड नेम। करना चाह रहा था। जी जी एक राकेश भाई साहब ने सवाल पूछा था कि विल के ऊपर दूसरी विल जो आए वो अनरजिस्टर्ड है तो क्या करना चाहिए। तो मॉडर्न अप्रोच एक है एस्टेट प्लानिंग में कि विल अगर रजिस्टर्ड होती है तो उसके बाद हम एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कोडासिल, CODICIL, कोडासिल। गौरव के प्रेजेंटेशन में भी था। वो कोडेसेल, एक ये सिंपल कोडेसेल वर्ड करते है, हैं, बिल्कुल जी। सिंपल वर्ड है जी सर। अमेंडमेंट इन विल, मतलब मेन जी विल को यथावत रखते हुए उस विल के कोई टर्म्स हम लोग अमेंडमेंट हो अमेंड जाती करते है। हैं तो अमेंडमेंट के लिए कोडासिल होता है। तो अगर आपको बिल्कुल कोई चेंज करना है तो नई विल कृपया ना लिखिए, आप हमेशा कोडासिल लिखिए। आप नई कोडेसेल विल कर लिखने पे दीजिए, हमेशा कोर्ट कोडासेल में लिखिए। चैलेंज हो जाएगी। हमेशा कोडासिल लिखा कीजिए जी अगर विल में कोई चेंज करना है, पहली बात। दूसरी चेंज बात, कर जी सर। डिजिटल एसेट्स में चेंज करने के लिए आजकल हर वेबसाइट पे, हर ईमेल आईडी पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे एक होता है लेजेसी अमेंडमेंट्स, लेजेसी कंट्रोल्स। तो लेजेसी कंट्रोल्स में आप जाके जो भी आपके मृत्यु के बाद उस अकाउंट को हैंडल करेगा, आप उनका ब्यौरा दे दीजिए तो आपकी मृत्यु के पास वो उनके पास राइट आ जाएगा कि वो लिमिटेड एक्सेस उस अकाउंट का प्राप्त कर सकते हैं। तो ये दो चीजें प्राप्त कर जरूर लेगा। आप भैया लेगेसी कंट्रोल जस्ट लाइक नॉमिनेशन हो गया। जी, लेमिनेशन हो गया ऑफ ऑनलाइन असेट। ऑफ ऑनलाइन है सर। जी जी बिल्कुल। प्रेम, ये आपने किस किस में बताया? फेसबुक, फेसबुक और जीमेल, दो आईडीज जी में तो है। इसके ठीक अलावा है। ट्विटर में भी है, इंस्टाग्राम में भी, पर हम लोग ज्यादातर यूज नहीं करते होंगे। हाँ फेसबुक और जीमेल में जरूर आप कर लीजिएगा लेजिस्टिक फेसबुक और कंट्रोल में। जीमेल में है, बिल्कुल बिल्कुल। आप अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उनको ऐड कर दीजिएगा। खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो वो एक्सेस करके आपके उस अकाउंट को लिमिटेड कंट्रोल ले चलाते सकते रहे। हैं। ठीक है, ठीक है। उससे भैया राहुल भैया वो रिमेम्बरेंस अकाउंट बन जाता है फेसबुक का, मतलब जो अच्छा, लोग जिनको आपने अपॉइंट करा है दे कैन ऑपरेट योर फेसबुक ऑन योर बिहाफ। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, बहुत सुंदर। एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। जी 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 बिल्कुल पूछिए। आइए अनिल जी। अभी आपने कहा कि अनरजिस्टर्ड विल है और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता अगर कोई डिस्प्यूट ना हो। मेरे साथ मैंने देखा था, मेरे फादर की डेथ हुई तो जो अनरजिस्टर्ड विल थी उसको भी हमको कैविएट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से करानी पड़ी थी, तब बैंक ने उसको माना था। ऐसा क्यों? अंकल नमस्ते। अंकल कोई स्पेसिफिक रीजन रहा होगा, उसको देखना पड़ेगा, मतलब क्या रीजन रहा होगा मुझे नहीं नहीं, पता, पर कोई स्पेसिफिक रीजन रहा होगा। बैंक ने ये कहा था कि रजिस्टर्ड विल है, अदरवाइज उसको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आपको जानकारी दे दूं, इंडियन सक्सेशन एक्ट के अलावा एक, मतलब हिंदू सक्सेशन एक्ट के अलावा इंडियन इंडियन सक्सेशन एक्ट अलग सक्सेशन होता है। एक्ट जी। इंडियन सक्सेशन एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि कुछ असेट्स, अगर असेट्स भारी हो, मोटे हो, ज्यादा हो, तो तो बैंक उसमें प्रेफर जरूरी करती है है। एक चीज टर्म होता है प्रोबेट, वो कोर्ट के प्रोबेट। थ्रू सर्टिफाई होता है, प्रोबेट तो आपको कई केसेस में वो प्रोबेट कराने की प्रोबेट आवश्यकता होती है। जबकि उस प्रोबेट पे आप विल जी पे सभी के साइन थे, सिस्टर्स के। जी सर, वो इंडियन सक्सेशन एक्ट में कई बैंक की लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि हाँ प्रोबेट करा के आए तभी आपको मिलेगा। वो हाँ हाँ स्पेसिफिकली बैंक इस वजह से चाहती है कि या फिर हाँ उसमें एसेट्स बहुत ज्यादा हो या फिर उसमें लीगल रिप्रेजेंटेटिव बहुत ज्यादा हो। स्पेसिफिक केस में मतलब हाँ, उसमें बैंक ने कहा था प्रोबेट कराना पड़ेगा, तो प्रोबेट। जी, प्रोबेट। वो प्रोबेट सर स्पेसिफिक केसेस में होता है। जी जी ज्यादातर बैंक्स अगर एसेट्स हाँ ज्यादा हो, लायबिलिटीज ज्यादा हो या फिर हाँ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा हो, हमेशा प्रोबेट कॉल प्रोबेट करती है। जरूर कराती है। अच्छा। दूसरा एक चीज था कि जो HUF प्रॉपर्टी अगर है तो उस पे बैंक उसको लोन नहीं देती है, उसको मॉर्गेज नहीं करती है। ऐसा ऐसा क्यों है? जी एचयूएफ प्रॉपर्टी पे मतलब ऐसे दिक्कत आती नहीं है, पर अगर नंबर ऑफ वो ज्यादा है तो बैंक हाँ डिस्प्यूट में नहीं जाना चाहती। हाँ, नहीं उसमें नंबर सर ऑफ। एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें कि इशू ये हुआ था कि जिसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज की थी हाँ उसने अपने बाकी उत्तराधिकारियों को नहीं इन्फॉर्म किया था। तो जब बैंक ने उसको सीज करने आई प्रॉपर्टी, तो बाकी उत्तराधिकारियों ने कहा भाई डिनाई कर दिया। हम लोग तो थे नहीं इस प्रॉपर्टी में, ये तो उस फलाने ने की थी, तो बैंक उसको सीज नहीं कर पाई। इस वजह से बैंक चाहती है कि हम लोग एचयूएफ प्रॉपर्टी ना करें, और ना टच करें। 99% में बैंक एचयूएफ प्रॉपर्टी में लोन नहीं करेगी आप, नहीं करें। हाँ हाँ, वो मॉर्गेज भी नहीं करती उसको। क्योंकि उसमें उत्तराधिकारी देखिए ऐड होते गए। आज की तारीख में आपके उत्तराधिकारी 2 हैं, उसके बाद एक नए बच्चे का जन्म हुआ, उस नए बच्चे ने कहा कि सर मैं तो उसमें मैं पार्टी नहीं था, मेरे को उस अग्रीमेंट में कैसे ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी ले ही नहीं सकती बैंक। हम्म।
हाँ तो मतलब वो वैलिड है नहीं, मतलब ये एचयूएफ फ्लक्चुएटिंग एक चीज है जिसमें आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो जब ऊपर नीचे होते हैं, आपने बैंक को इन्फॉर्म तो किया नहीं, तो बैंक बोलेगी कि हम लोग क्यों लें इसको। सही बात है, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, इसकी एचयूएफ से रिलेटेड एक बात ये बताइए, क्या कोई प्रॉपर्टी जो एचयूएफ में है उसको आगे चल के सिंगल होल्ड किया जा सकता है? जी, इसको टेक्निकली टर्म कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ एचयूएफ। अगर आप डिसोल्यूशन ऑफ एचयूएफ करेंगे, एक डिसोल्यूशन डीड बनेगी, और डिसोल्यूशन डीड में आपका टैक्स लगेगा जो फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी होगी, और उसके दौरान जिसको भी आप प्रॉपर्टी देना चाहें वो प्रॉपर्टी दे सकते हैं। टेक्निकल टर्म है डिसोल्यूशन ऑफ एचयूएफ डीड। ओके, थैंक यू। प्रेम जी, एक सवाल मेरा था आपसे। जी सर। जॉनी भाई पूछिए। कोडासिल के ऊपर एक था प्रेम जी। जी जी मैं सुन रहा हूँ जी। हाँ, उसमें हाँ जी, हाँ मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे इसमें विल को मॉडिफाई किया जा सकता है ओरिजिनल विल को डिस्टर्ब किए बिना जी, तो इसमें मतलब एडिशनल चीजें हम जोड़ सकते हैं या पुरानी चीजें हटा भी सकते हैं क्या? देखिए इसमें कोडासिल में क्या होता है, कोई स्पेसिफिक आपने लाइनअप दिया हुआ है, उस लाइनअप में अगर आपको छोटा मोटा चेंज करना है, अथॉरिटी चेंज करनी है, किसी नए आदमी को डालना है तो डालना है। अगर पूरा ही विल का आपको पूरा ही फेस बदलना है, नए लोग ऐड करने हैं, नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है, तो नई विल ही लिखनी पड़ेगी। अच्छा, अगर नई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो विल नहीं लिखनी पड़ेगी। तो हम लोग यूजुअली जब विल लिखते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि एनी फ्यूचर प्रॉपर्टीज एडेड विल बी इंक्लूडेड। Any future properties added will be included। अगर इस व्यक्ति ने आगे जाके और कोई प्रॉपर्टी अर्जित करी तो वह विल के थ्रू इन लोगों को दी जाएगी। अच्छा, तो फिर वो एक सेपरेट विल हो गई उसके लिए? नहीं, उसी विल में जो ओरिजिनल विल लिखी जाती है ना, उसी विल में हम लोग लिखते हैं एनी फर्दर प्रॉपर्टी एडेड विल बी गिवन टू दिस। फिर कोडासिल के थ्रू उस वाले पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पे और अर्जित करी प्रॉपर्टी, ये नई प्रॉपर्टी अर्जित जो करी है, हम अपने इस बच्चे को या इस बेटिया को देना चाहते हैं। मतलब ये लाइन ऑलरेडी उसमें मेंशन होनी चाहिए। हाँ, 90% विल में हम लोग ये मेंशन है कि साहब एनी फ्यूचर प्रॉपर्टी एडेड विल बी गिवन एज पर इंस्ट्रक्शन। अच्छा प्रेम भाई, इसको टाइम टू टाइम हमें चेंज कर देना चाहिए ना अगर कुछ एडिशन हो रहा है तो। प्रेम जी, एक सवाल और था छोटा सा मेरा इसी में। हाँ, गौरव कुछ बता रहे थे। हाँ जी गौरव। मैं कह रहा था अगर सर गौरव कुछ बता। मैं कह रहा था अगर चेंजेस सिग्निफिकेंट है तो हमें विल टाइम टू टाइम चेंज कर देनी चाहिए। जी, जितनी हम लोग विल चेंज करेंगे उतना वो विल की लीगली जब अगर कोर्ट में आएंगे, अनफॉर्चुनेटली डिस्प्यूट्स होंगे, उतना हमको ज्यादा परेशानी आएगी। मतलब बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट चेंजेस नहीं, बट अगर कोई सिग्निफिकेंट प्रॉपर्टी एडिशन है तो। जी जी जी। और एक जरूर शब्द लिखवा लें विल में आप, अगर आप रजिस्टर कराने हैं, बहुत जरूरी है वो शब्द आपको कोर्ट से उस विल को जिता सकता है, नहीं जिता सकता। उसमें ये जरूर लिखवाइएगा, यह विल मैं अपने स्वीकृत मन से कर रही हूं या कर रहा हूं और मेरा किसी दबाव के कर रहा हूं। और इसमें आप एक वीडियो और बना के रखें, आज की तारीख में वीडियो और बना के रखें, विल बनाते समय वीडियो का फोटो और रखें अपने समय कि साहब विल के समय मैं अपने स्वीकृत मन से बिना किसी दबाव में कर रहा हूं। अगर ऐसा आपने किया तो कोई भी कोर्ट में आपकी रजिस्टर्ड विल को कोई भी नहीं चैलेंज कर पाएगा। अनरजिस्टर्ड विल तो हर कोर्ट में हमेशा चैलेंज होगी, उसके लिए आप तैयार रखिए वीडियो। जी, अब भाई आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ, एक सवाल मेरा ये था कि क्या हम अलग अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग विल बना सकते हैं क्या? जी, आपकी जितनी प्रॉपर्टी है, आपकी जितनी एफडीआर है, आपके जितने बैंक अकाउंट है, आपके पास जितना सोना है, हर किसी का ब्यौरा अलग अलग लाके किसी को भी दे सकते हैं। विल एक ही बनेगी, उसमें प्रॉपर्टी का ब्यौरा अलग अलग मिल जाएगा। उसी विल में सर अलग अलग आप स्पेसिफिक पॉइंट्स दे सकते हैं। सर विल एक ही होगी सर। अच्छा, मतलब जो फाइनल विल है वही होगी, फाइनल डेट की जो विल होगी वो मान्य होगी सर। अगर हमको फर्दर कोई प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो फिर नई विल ही बनानी पड़ेगी। कोडासिल के द्वारा कर लीजिए। जी सर, कोडासिल के द्वारा कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। अनिल महाजन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं? संचित असीजा आप पूछना चाह रहे हैं? हेलो संचित भाई। हाँ जी भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन अगर जो हमारे वो हैं विटनेस हैं वो
डिसएग्री हो जाए या मुकर जाए कि नहीं, इसके बाद इन्होंने कोई अलग विल बनाई थी, हमसे ऐसा कह रहे थे, तो वो मान्य होगी, एग्जीक्यूट होगी, या जो अगर फिजिकल विल है वही एग्जीक्यूट होगी अगर वो विटनेस बदल जाते हैं, कि मतलब कि अपनी बात से फिर पलट जाते हैं कि नहीं सर वो इसके। अगर विटनेस डिसअप्रूव करता है तो एक तो लीगल कोर्स है कि आप कोर्ट में प्रूफ करें कि वो विल सही है। दूसरा भी जैसे प्रेम भैया ने सजेस्ट किया है कि वीडियो बना के रख लें तो डिसअप्रूवल होगा ही नहीं। आज की तारीख में जो हम पे वीडियो ऑप्शन है उसमें डिसअप्रूवल का चांस ही नहीं होगा। देखिए संचित जी, विटनेसेस का सबसे मेजर रोल आता है अनरजिस्टर्ड विल में। रजिस्टर्ड विल में विटनेसेस का बहुत बड़ा रोल नहीं है। अनरजिस्टर्ड विल में अगर विटनेस अपनी बात से मुकर जाए कि साहब ये बिल मेरे सामने साइन नहीं की थी या दबाव में की गई थी, तो विल को कोर्ट के थ्रू पार कराना, अप्रूव कराना मुश्किल हो जाएगा। अनरजिस्टर्ड विल में विटनेसेस का बहुत बड़ा रोल होता है। थैंक यू। सुधांशु जी का क्वेश्चन है सर। हेलो। हाँ जी सुधांशु जी। हाँ जी सर अगर एक तो सर आप अपनी एचयूएफ के करता है और एक हाँ, वो तो है ही। एक अगर आपके मतलब परिवार में आपके पिताजी का देहांत होता है तो उसकी एचयूएफ के आप ऑटोमेटिक कर्ता बन जाते हैं सर जी। इसके अलावा तो सर कर्ता नहीं हो सकते आप। नहीं तो ये एंटिटी जो है दोनों अलग अलग रूप में काम करेंगी। दोनों अलग एंटिटी है सर। तो मतलब मैं अपनी फाइल अपना पर्सनल हो गया, एक मेरी एचयूएफ हो गई, एक मेरे फादर की, अगर मैं बड़ा बेटा हूँ। जी सर वो आपको लेगेसी में मिली है सर, आपकी वाली कि आप खुद मतलब आपने फॉर्म की थी इसलिए आप करता है सर। अच्छा पहले दादा की भी चलती थी क्या पहले? सर दादाजी के तो फादर बने होंगे, अगर वो चल रही है तो आगे जो भी सबसे बड़ा मतलब फैमिली में मेल मेंबर होगा वो ऑटोमेटिक कर्ता बन जाएगा। अच्छा वो उनकी अपनी एंटिटी अलग चलती रहेगी फिर। जी अनलेस सब मिलके उसे डिसॉल्व कर दें। अच्छा दूसरा एक सवाल और था मेरा, जैसे आपने विल बनाई उसके बाद में आपके एसेट्स जो हैं जो आपके विल के हिसाब से थे वो डिस्टर्ब हो गए। जी सर। आपने किसी को कुछ दिया, किसी को कुछ दिया, बाद में वो जो आपने आधी चीजें बेच दी या मॉर्गेज हो गई, तब भी बिल वैलिड रहेगी उतनी क्या? सर जो आपने मॉर्गेज है वो और जो बिक गई है वो तो असेट रहा ही नहीं ना सर आपका। नहीं आपका एसेट नहीं रहा, लेकिन आपने डिस्ट्रीब्यूशन उस बिल में उस हिसाब से जस्टिफाई कर रखा है। बिल्कुल सर, तो उसमें या तो आप कोटा सील करके चेंज कर दें या आप फ्रेश बिल बना दें अगर डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। नहीं अगर बात की बात है, ये तो बिल जब एग्जीक्यूशन की स्टेज आएगी उसकी बात है ये। जी सर। तब वो जो है उसकी वैलिडिटी, क्योंकि बैलेंस वो दिखाई नहीं देगी फिर एक तो बिल। जी सर, उसमें अगर मान लीजिए कोई एसेट मिस्टर एक्स को था और वो चला गया और मिस्टर वाई वाला बचा है तो मिस्टर वाई वाला मिस्टर वाई को मिलेगा सर। जो चीज है ही नहीं तो मिल नहीं सकती सर। लेकिन ये फिर जिस वक्त बिल बनी थी उस वक्त उन्होंने देख के ये बड़ी बैलेंस जो है बिल है तो जस्टिफाइड था। तो सर सिचुएशन चेंज होने के साथ उसे चेंज कर लें सर। नहीं भी चेंज कर पाए तो उस समय एज ऑन द डेट ऑफ डेथ उस विल में जो भी एसेट लिस्टेड में से जो बैलेंस है विल सिर्फ उन्हीं को अप्लाई करेगी, जो आपने बेस भी खत्म हो गए उन पे विल अप्लाई नहीं करेगी। बिल अप्लाई नहीं करेगी क्योंकि है ही नहीं वो, तो उसमें कुछ लोगों का नुकसान हो सकता है। फिर वो बैलेंस बिल नहीं रहेगा सर। मतलब उस केस में जैसे नॉर्मली जो बिल चैलेंज नहीं होती उसमें ये लोग कोशिश करते हैं कि बैलेंस बिल दिखाई दे। जितने भी आपकी लीगल हेयर्स हैं, या तो कोई लॉजिक हो किसी को डिसोन करने का। नहीं सर वो तो अब देखिए क्या है ना कि विल या तो दोबारा बननी चाहिए थी, अगर विल नहीं बनी है तो जो विल अगर विल कोई गलत साबित कर दिया जाए बात अलग है। अगर विल जेन्युइन है, विल को गलत साबित नहीं करा तो उसमें जिसके पक्ष में जो आया और वो था अगर उस समय तो उसी को मिलेगा सर। जो चीजें बिक चुकी हैं, जो चीजें मॉर्गेज हैं, उसमें कुछ नहीं करा जा सकता सर। मतलब वो तो फिर ये लीगल कोर्स देखा जाएगा फिर जो भी कुछ होता है तो। जी सर। ठीक है, बहुत सुंदर। अनिल महाजन जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे सवाल पूछेंगे। अनिल जी आप पूछ लीजिए। हाँ जी, कुछ ऐसी अगर प्रॉपर्टी है जो हमारी 3 या 4 पीढ़ी पहले की है, जो हमने नहीं कमाई, हमारे दादा परदादा ने कमाई है, उसकी भी विल हम कर सकते हैं? सर वो आपकी नहीं है तो आप विल में नहीं लिख सकते सर उसको सर। अगर विल से आपको ट्रांसफर हो गई है तब आप उसको आगे का एग्जीक्यूशन कर सकते हैं सर। अगर वो विल से ट्रांसफर नहीं हुई है, हमें फैमिली सेटलमेंट में हमें मिली है,
जी सर, फैमिली सेटलमेंट सर मतलब रजिस्टर्ड वगैरह सब आपके नाम हो चुका है वो चीज? रजिस्टर्ड वगैरह नहीं हुआ है, एक फैमिली सेटलमेंट में एक कागज सा है, उसमें हमें मिली हुई सर है। आप अपनी विल में उसकी राइट्स ट्रांसफर लिख सकते हैं, मतलब क्योंकि रजिस्ट्री तो ना आपके नाम है तो आप आगे वाले को देना नहीं दे सकते, पर फैमिली सेटलमेंट से आपको राइट्स मिल गई हैं उस प्रॉपर्टी को यूज करने की, तो वो राइट्स आप आगे अपने जिस भी बच्चे को देना चाहें या जिस परिवार में जिसको भी देना चाहें वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर में जो चैलेंज होता है वो कहते हैं ये इसने तो कमाई नहीं है, ये तो इसको फैमिली सेटलमेंट मिली है क्योंकि इसके दादाजी ने कमाई थी, तो इसलिए ये मेरे को जो है ना इसमें बेदखल नहीं कर सकते हैं, कुछ जो है आगे बच्चे कह देते हैं। सर वो फिर फैमिली सेटलमेंट कहाँ हुआ फिर? मतलब उसको अगर बाई लॉ मिल भी गई है, बाई लॉ उसका नाम चढ़ भी गई है नगर पालिका में जी, तो नगर सर वो सर ऐसा सर आपको इस केस में सबसे पहले फैमिली सेटलमेंट को कोर्ट से सर्टिफाई कराना पड़ेगा। एक छोटी सी प्रक्रिया है, कोर्ट में जाके 6 महीने के अंदर आपको फैमिली सेटलमेंट सर्टिफाई मिलता है, तो फैमिली सेटलमेंट डीड को सर्टिफाइड को आपको म्यूटेशन कराना पड़ेगा। अच्छा। तो वो राइट्स आप अपने विल द्वारा ट्रांसफर कर देंगे सर? ठीक। बहुत सुंदर। और कोई प्रश्न हो किसी के? हेलो, मेरा एक, हाँ जी दिनेश जी पूछिए। राम जी। भाई साहब कई बार जैसे भाई साहब ने प्रेजेंटेशन शुरू की इसमें कि कौन बिल बना सकता है, तो उसमें पहला भाई साहब ने तथ्य बताया कि साउंडनेस ऑफ माइंड। तो कई बार लोग आते हैं हमारे पास जिनको बिल बनानी होती है, बिल बनाते समय वो हमसे कहते हैं कि आप फिटनेस दे दो कि मानसिक रूप से हम फिट हैं। कई बार कुछ ऐसे केसेस आते हैं कि किसी ने बिल पहले बनाई थी, उम्र हो गई, उम्र के साथ में कई बार क्या है कुछ बीमारियां लगती हैं तो आदमी थोड़ा सा डिसओरिएंटेड सा हो जाता है। तो ये होता है स्पेशली इस तरह के लोगों में जिनके कोई वारिस नहीं है और सारे रिश्तेदार हैं। एक रिश्तेदार के फेवर में उनको पता चल गया बिल जा रही है, तो दूसरा रिश्तेदार उसको ले गया, अपनी कस्टडी में रखा और फिर वो ले आया और वो कोर्ट में केस लगा देता है कि साहब ये पहले ठीक नहीं थे, इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था और जबरदस्ती इनसे बिल बना दिया, फिर नस्ते में करके बिल बना दी। तो इस तरह के केस अक्सर आते रहते हैं। तो इसमें यह है कि अगर इस तरह की जिसमें उनके बच्चे नहीं हैं, रिश्तेदारों को देना है, कंफ्यूजन हो सकता है और इतना झगड़ा हो सकता है, तो आखिरी में रिश्तेदार एक कोर्ट में ये प्ली रखते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य इनका ठीक नहीं था। अब वो एक तो ये है कि जो गवाह थे, जो विटनेस थे, वो बताएं कि नहीं ठीक थे। दूसरी चीज क्या है कि एक एक्सपर्ट ओपिनियन भी साथ में हो विटनेस के साथ साथ में। तो कई बार कई लोगों ने ऐसा इनिशिएटिव लिया है, मुझे भी बड़ा अजीब सा लग रहा था कि क्यों करनी है, लेकिन बाद में मैंने वहां भी देखा और भाई साहब ने बताया, तो इससे ये लग रहा है कि अगर बिल बनानी है तो साथ में एक छोटी सी प्रक्रिया अपना लिया और सर्टिफाई करा लिया है कि हाँ इन साउंड स्टेट ऑफ माइंड, कोई दिक्कत नहीं है, तो बाद में उसको भी चैलेंज नहीं पाएगा। ये सुझाव तो वास्तव में काबिल तारीफ है कि अगर आपके पास मेंटल स्टेट आपकी ठीक है, उसका सर्टिफिकेशन आपके हाथ में है, तो इट इज अनचैलेंजेबल अदालत में। लेकिन टू सम आप मतलब मैं इस बात, आप दो जनों ने जो बातें रखी आज, उसमें सम उनसे हम अपना लगाव कम करें और समय रहते उनको डिसॉल्व कर लें। HUF है तो HUF के द्वारा उस HUF को खत्म करके इंडिविजुअल नाम में ले जाएं और चीजों को अपने आने वालों को बेटर तरीके से दें, तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अगर मैं गलत हूं तो आप बताइए इसमें गौरव भाई कि क्या नहीं भैया मेरी बात गलत? पूरी जिंदगी हम जो अर्जित कर रहे हैं वो हम अपने घर वालों के लिए या हम अपने रिश्तेदारों के लिए जिसके लिए भी कर रहे हैं, उसको अगर हम अपने हाथ से ही दे जाएं या अपने हाथ से उस चीज को लिख दें, तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है सर। क्योंकि अभी जैसे सुधांशु भाई ने क्वेश्चन किया कि परदादा की या दादा की प्रॉपर्टी और उसकी वो HUF में थी और वो अब किसके हाथ में चली गई, क्या हुआ, कोई कागजों में पता ही नहीं चलता। तो इन चीजों से तो हम बच ही सकते हैं फिर आगे चल। बिल्कुल जी। तो मैं सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। एक चीज आपको छोटा सा टिप देना चाहूंगा। मैंने बहुत सारी विल्स देखी हैं, बहुत सारे परिवारों का विवाद देखा है।
और चाहे पता नहीं क्या रहा है कि एक सारी विल्स में जिसमें भी विवाद रहा है और जिसमें विवाद नहीं रहा है, जिसमें विवाद नहीं रहा है, उसमें मैंने स्पेसिफिकली एक चीज देखी है कि विल के स्टार्टिंग में या कहीं पे उस व्यक्ति ने अपने इष्ट देवता का नाम जरूर लिखा है। तो कृपया और कृपया विल बनाते वक्त अपने इष्ट देवता का वहां पे जरूर शायद शुरुआत में या कहीं पे नाम जरूर लिखें। उससे पता नहीं क्यों कुछ अंतर पड़ता है, विवाद कम होते हैं या नहीं होते हैं। अच्छा, ये आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ये? जी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बड़े बड़े परिवारों के विवाद देखे हैं, पर विल्स में जैसे शुरुआत में जय श्री राम लिख दिया तो पता नहीं क्या होता है, उस विल में कभी विवाद नहीं होता, और जहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ वहां होता है या उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। बहुत बढ़िया। जय जय राम, जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो राहुल भाई सत्र और किसी का कोई प्रश्न हो तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे, मेरे ख्याल से समय भी काफी हो गया। जी तो आपको बहुत बहुत साधुवाद। बहुत सुंदर तरीके से एक तो आपने बताया गौरव, और फिर प्रश्नों का भी बड़े सहजता से आपने उत्तर दिया है, साथ में प्रेम ने। बहुत सुंदर, बहुत बहुत साधुवाद आप लोगों। और आज एक साधुवाद और अपने मोहित को कि उन्होंने ये मतलब हमें दिया है, और क्या कहना चाहिए, जूम प्लेटफॉर्म, जिससे ये मीटिंग जो है वो निरंतर चलती रहेगी। ऋषि जी को तो है ही है कि अच्छे मॉडरेटर के रूप में। सबसे बड़ी चीज ये रही है ना कि आज पहली मीटिंग है हमारी जो रिकॉर्ड हो गई। जी, बहुत अच्छा है। मोहित को बहुत बहुत साधुवाद। और मोहित भाई द्वारा ये एफर्ट लिया गया और काम हुआ। बहुत थैंक यू धन्यवाद मोहित जी।